तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारे मेन लीड्स को दिखाए जाने से होती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। बैकग्राउंड में हमको हमारी फीमेल लीड मो का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जिसमें वो कह रही थी, एक रीयूनियन में मैंने और जियो ने वन नाइट स्टैंड किया था, जिसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और क्योंकि मैं जियो को पिछले 10 सालों से पसंद करती थी, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे, लेकिन हमारी खुशियाँ बहुत जल्द चली गई बिकॉज मेरा मिसगैरेज हो गया और उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हो सका। हमारी शादी को इसी तरह से 5 साल गुजर गए और मेरी मदर इन लॉ भी चाहती है कि हमारा डाइवोर्स हो जाए। हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जियो अपनी मदर के साथ बैठा होता है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोल रही थी कि उस लड़की से डाइवोर्स ले लो बिकॉज वो अभी तक हमारे परिवार को वारिस नहीं दे पाई है, और उनकी ये सारी बातें हमारी हीरोइन सुन लेती है। हालांकि जियो साफ इनकार कर देता है डाइवोर्स देने से। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर इनका रोमांस खत्म हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से इसके बाद हमारी हीरोइन जियो से कहती है चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। पर वो रीजन पूछता है तो वो कहती है तुम्हारी मॉम, जिस पर वो कहता है तुमने सारी बातें सुन ली। इस पर वो हाँ में जवाब देती है और कहती है मैं वाकई में डाइवोर्स चाहती हूँ। इस पर जियो अपने मन में सोचता है वो भी मुझे छोड़कर इसी तरीके से चली गई थी। को जियो के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो छोटी बच्ची के साथ होता है एंड वो उसको एक ब्रेसलेट पहनाते हुए कहता है ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। इसको पहनकर वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी जियो उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है, पर जब वो आता है तो वो छोटी बच्ची वहाँ पर नहीं होती। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जियो कहता है ठीक है मैं डाइवोर्स पेपर तैयार करवा लूंगा और मेरा लॉयर तुम्हें डाइवोर्स पेपर दे देगा। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियो अपने ऑफिस में होता है। यहाँ पर उसके हाथों में डाइवोर्स पेपर्स होते हैं जिन्हें वो देख रहा होता है। भी असिस्टेंट यहाँ पर भागते हुए आता है और वो तुरंत ही उनको अपनी साइड घुमा लेता है, जिससे दोनों के बीच ही एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है क्या बात है। पर असिस्टेंट कहता है मैंने सुना है आप डाइवोर्स ले रहे हैं, एंड वो पेपर्स को उठाकर देखना शुरू कर देता है। पर जियो उसे तुरंत ही पेपर्स नीचे रख देने को कहता है। इसके बाद जियो कहता है बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर असिस्टेंट कहता है मिस मो ने अपने घर को बेच दिया है, साथ ही वो कल अब्रॉड भी जाने वाली है। सुनकर तो हमारा हीरो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। हमको दूसरी तरफ हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त शी के साथ होती है एंड वो शी को बताती है कि वो डाइवोर्स ले रही है, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे हीरो ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था और हमारी हीरोइन के पहले से थे तो इनका डाइवोर्स हो चुका था। अब यहाँ पर ये बंदी अपनी दोस्त से कहती है क्योंकि मेरा डाइवोर्स हो चुका है तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए। इस पर वो कहती है इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो काम मैं आसानी से कर दूंगी। तभी मो के बैग में से एक ब्रेसलेट निकल जाता है एंड ये वही ब्रेसलेट होता है जो कि जियो ने उस छोटी बच्ची को पहनाया था, जिसका साफ मतलब था कि वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन है। यहाँ पर शी उस ब्रेसलेट को उठाती है और पहनाते हुए कहती है आज पूरे 20 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी तुमने इसको संभाल कर रखा हुआ है। इस पर मो सामने से कहती है मैंने इसलिए संभाला हुआ है बिकॉज मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम टेन होता है। शी उससे मो को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है ये मेरा पार्टनर है और कल तुम इसी के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, यही तुम्हारा काम है। जिसके बाद ये बंदी टेन से मुलाकात करती है। तभी यहाँ से जियो की मदर गुजर रही होती है जो कि इनको देख लेती है और तुरंत ही इनका फोटो क्लिक करके जियो को सेंड कर देती है। जियो जब ये फोटो देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। असिस्टेंट भी वहाँ आ जाता है, वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं इसी की वजह से डाइवोर्स हुआ है, वैसे भी इस तरीके से ये लड़का मैडम को देख रहा है जरूर इसके दिल में प्यार होगा। ये सुनकर तो जियो को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इधर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। यहाँ पर शी जाती है ताकि वो उसके लिए कुछ खाना ले आए। इसी बीच टीन उसका ध्यान रख रहा होता है और तभी यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है और वो दूर से इन दोनों को देखता है और क्योंकि वो दूर से देख रहा था इसलिए उसको लगता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं और वो गुस्से में मुड़कर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वो टिन को खुद से दूर करती है और उसको वोमिट होना शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर शी भी आ जाती है और वो कहती है तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, चलो हॉस्पिटल। अब हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि कार में बैठकर ब्लैक कलर का सुट्टा मार रहा था।
तभी उसकी कार के सामने से हमारी हीरोइन गुजरती है जिसके साथ सी भी होती है। इसके बाद हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर हमारी हीरोइन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही तो हमारी हीरोइन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, लेकिन तभी शी कहती है पर डॉक्टर हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप जल्दी से इसका अबॉर्शन कर दीजिए। तभी मो कहती है बिल्कुल नहीं, मुझको ये बेबी चाहिए। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाती हैं। शी मो से कहती है तुम्हारा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है, भला तुम ये कैसे रख सकती हो, क्या तुम अब इसके बारे में अपने हस्बैंड को बताओगी? जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। और हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जियो अपनी मॉम के साथ बैठा था एंड वो उनसे कहता है मुझे अब कोई भी बेबी नहीं चाहिए, और इनकी सारी बातें हमारी हीरोइन सुन लेती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये बंदी कहती है मैं उसको ये बात इसीलिए नहीं बताऊंगी बिकॉज उसको बेबीज चाहिए ही नहीं। इसके बाद शी कहती है ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस बच्चे को पालने में। इस पर शी भी कहती है मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी ताकि इसके फ्यूचर को ब्राइट बना सकूं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो बाहर आता है। ये दोनों एक दूसरे से तुरंत ही कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो कहती है मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए मेरा पेट थोड़ा सा खराब है। जिस पर वो कहता है फिर ठीक है मुझे रिपोर्ट दिखाओ, लेकिन ये बंदी तो रिपोर्ट को पीछे कर लेती है और कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर वो कहता है मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मुझे रिपोर्ट देखनी है। पर तभी शिव से रोक देती है और कहती है तुम होते कौन हो देखने वाले, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि परेशान करना बंद करो। एंड हमारी हीरोइन को वहाँ से लेकर चली जाती है। के बाद हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोटिन के साथ एयरपोर्ट पर बैठी होती है। वो उसी ब्रेसलेट को देख रही थी जो कि बचपन में उसको जियो ने दिया था। यहाँ पर हम जियो को भी देखते हैं जो कि उसी को देखने के लिए आया था क्योंकि इनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, इसलिए टिन उसको कहता है चलो चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वो ब्रेसलेट वहीं पर गिर जाता है। जाने से पहले वो पीछे मुड़कर भी देखती है और उसकी नज़र जियो पर पड़ जाती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। और तभी जियो की नज़र उस ब्रेसलेट पर पड़ जाती है जिसको जाकर वो उठा लेता है। पूरी तरीके से हैरान हो जाता है लेकिन उसे अभी भी पता नहीं चलता कि वो हमारी हीरोइन का ही है एंड वो चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। तभी अचानक से एक लड़की आकर जियो का हाथ पकड़ लेती है और इस लड़की का नाम रिन होता है जो कि इसकी बचपन की दोस्त होती है और इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। रिन उसको कहती है क्या तुम मुझे पिक करने के लिए आए हो? ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियो को उसकी कार में देखते हैं एंड वो मो के प्लेन को जाते हुए देख रहा था। वो कहता है अगर तुम चली गई हो तो वापस कभी भी मत आना, क्योंकि अगर तुम आ गई तो मैं डेफिनेटली तुमको अपनी साइड करके रहूंगा। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जिसके बाद जियो के पेट में दर्द होने लगता है एंड असिस्टेंट उसको दवाई देता है। इसके बाद असिस्टेंट जियो से कहता है आप अकेले क्यों आ गए? इस पर जियो कहता है तो मेरे साथ किसको आना चाहिए था? इस पर वो कहता है मिस मो कहाँ पर है, मुझे लगा कि आप उसे लेने के लिए गए हैं। इस पर जियो कहता है भला मैं उसे लेने क्यों जाऊंगा? इस पर असिस्टेंट आगे आते हुए कहता है कि आप कल से उनको लेकर पागल हो रहे थे इसलिए मुझे लगा कि आप उन्हें लेकर आओगे। एंड ये कहते हुए काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है जिस पर जियो उस पर जोर से चिल्लाता है। इसके बाद हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जियो कार में अपनी मॉम के साथ होता है एंड वो अपनी मॉम से कहता है अगर आपको अगली बार शॉपिंग पर जाना हो तो मेरा असिस्टेंट आपको कंपनी दे देगा, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। कार गुजर रही होती है और रास्ते में ही हमारी हीरोइन मो खड़ी होती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जियो उसे देख नहीं पाता बिकॉज वो अपनी मॉम के साथ बात करने में बिजी होता है। यहाँ पर मो को पिक करने के लिए उसकी दोस्त शी आती है बिकॉज ये बंदी बिजनेस ट्रिप से जो आई थी। इस सीन में हम इन दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर शी मो को बताती है मेरा जो कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट है मैं शाओ कंपनी के साथ करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा दुश्मन है। ये बंदी यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि हमारे मेन लीड जियो की ही बात कर रही होती है। इस पर वो कहती है वैसे अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट खुद जियो देखेगा तो उसका विजन काफी ज्यादा अच्छा है और वो इस पर शायद काम भी कर सकता है, लेकिन शायद वो तुमसे नफरत करता है तो वो ऐसा नहीं करेगा। इस पर वो है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले दिन हमें शाओ कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर शी रिन के सामने खड़ी होती है और रिन ने ही प्रोजेक्ट देखा था। रिन उसको कहती है हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो एकदम फर्स्ट पर ही है, हमारी कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं करती। जिसके बाद शी वहाँ से जाने लगती है और तभी हमारे मेन लीड जियो से टकरा जाती है। इसके बाद वो उसे कहती है शायद यहाँ पर किसी का भी विजन अच्छा नहीं है। इसके बाद हम जियो और रिन को एक रूम में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर रिन उसे कहती है वाकई में तुम इसके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो। दोनों को बात करते हुए शी भी देख रही थी और वो उनका फोटो क्लिक करके जल्दी से मो को भेजकर उसे कॉल करती है और कहती है जरा देखो इस कमीने को। पर
मो दूसरी तरफ से कहती है कोई बात नहीं, वो सिंगल है, उसे जो करना है करने दो। इस पर शी कहती है इसको देख देख कर मुझे गुस्सा आ रहा है, और तभी पीछे से जियो आ जाता है एंड वो उसकी बातें सुन लेता है, जहाँ पर ये बंदी उसको गालियां दे रही थी। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि उसके पीछे तो जियो ही खड़ा हुआ है। इसके बाद वो जल्दी से पीछे मुड़ती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है मैं चलती हूँ और जाने लगती है। लेकिन तभी जियो कहता है मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ा है, मुझे लगता है कि हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं और शायद कोऑपरेशन भी कर सकते हैं। इस पर तो वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है, जिसके बाद वो जाने लगती है। लेकिन तभी जियो उससे कहता है वो कहाँ पर है। इस पर तो शी अनजान बनते हुए कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर वो कहता है मैं मो के बारे में पूछ रहा हूँ। इस पर वो सीधा कहती है मुझे नहीं पता, जिस पर वो गुस्से में कहता है बताओ मुझे वो कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है उसको खुद ही कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते। इस पर तो जियो याद करता है कि उसने तो उसकी कॉल डिटेल्स को ही डिलीट कर दिया है। डिटेल्स क्या, उसने नंबर वीचैट सबसे उसको हटा दिया है। इसके बाद वो बिना कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीछे से शी कह रही होती है ये सब तुम्हें उस टाइम सोचना चाहिए था जब तुमने डाइवोर्स लेने का डिसीजन लिया था। अगले सीन में हम जियो को उसके ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फोन को देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पर असिस्टेंट आता है, जिसके बाद जियो उसे कहता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पूरी तरीके से पागल हो चुका है, उनको उनका काम दोबारा से सिखाना पड़ेगा। खैर जाने दो, अब्रॉड जा रहा हूँ, मेरे लिए एक टिकट बुक कर देना। इस पर तो वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, आप तो पर्सनल लेवल पर रिवेंज लेना चाहते हैं। तो जियो उसे कहता है मुझे मेरा काम मत सिखाओ। इसके बाद वो कहता है अभी अब्रॉड में है, आप भी वहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप कोई बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। पर तो जियो गुस्से में अपने फोन को उल्टा रखता है, तो ये बंदा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद हम मो को देखते हैं जो कि सामान लेकर आ रही होती है, साथ ही उसके हाथ में रिपोर्ट भी होती है। तभी उसके साइड से जियो की कार गुजरती है एंड वो उसको देख लेता है, जिसके बाद वो जल्दी से उसके पास भागकर आता है। कहता है तुम अब्रॉड से कब वापस आई। इस पर वो कहती है बस 2-3 दिन पहले। इसके बाद वो उसका सामान उठा लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। पर वो इनकार करती है, लेकिन ये बंदा मानने का नाम ही नहीं लेता। इसके बाद ये दोनों बिल्डिंग में आ जाते हैं और वो कहती है चलो मुझे सामान दे दो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो सामान नहीं देता और कहता है चलो तुम्हें प्रॉपर घर तक ही छोड़ देता हूँ। इस पर वो कहती है मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ, अगर तुम आओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जिस पर वो कहता है इसमें क्या गलत है, वैसे भी हमारा कुछ दिनों पहले ही तो डाइवोर्स हुआ है। वो कहता है चलो चलते हैं एंड आगे बढ़ जाता है। इस पर तो हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर तो तुरंत ही अंदर आ जाता है, लेकिन वो दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। वो सोचती है आखिर ये यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आया है। इसको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा। इसके बाद जियो से कहता है तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। एंड वो उसके हैंडबैग को देखते हुए कहता है इसमें ऐसा क्या कीमती है जो कि अभी तक लेकर खड़ी हो, और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये उसको पीछे कर लेती है। और फिर अपने मन में सोचती है इसमें मेरी सारी रिपोर्ट और दवाइयाँ है, अगर इसने देख ली तो इसे पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो तुरंत ही सामने से जियो कहता है तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। इस पर वो कहती है कुछ भी नहीं। जिस पर वो उसका हाथ पकड़ के आगे करता है, तभी जियो को उसके हाथ पर लगी हुई एक चोट नजर आ जाती है, जिससे जियो को लगता है कि वह उसी को छिपा रही थी। कहता है ये कैसे हुआ। जिस पर वो कहती है मैं अब्रॉड गई थी, वहाँ पर बहुत सर्दी थी इसलिए ये वहीं पर हो गया। अपने पॉकेट में से बैंडेज निकाल ही रहा होता है कि तभी सामने से मो कहती है अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है तो मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर वो उसको दोबारा अपने पॉकेट में ही रख लेता है और तभी डोरबेल बजती है। जाकर ये दरवाजा खोलती है तो टिंग आया हुआ था। वो एंटर होते हुए कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना था ना, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। तो तुरंत ही जियो आगे आता है और कहता है ये कौन है। जिस पर मो कहती है ये मेरे सीनियर है टिंग। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को हेलो बोलते हैं, लेकिन टिंग तो यहाँ पर एकदम ही नॉर्मल था, पर जियो अंदर ही अंदर चिढ़ रहा होता है। यहाँ पर जियो टिंग से कहता है आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं, आप अंदर क्यों नहीं आते। इस पर तो तुरंत ही मो कहती है अरे नहीं नहीं, वैसे देर हो रही होगी, जाना चाहिए। जिस पर जियो मन ही मन खुश होते हुए टिंग से कहता है अरे मुझे माफ करिए, मेरी आपसे ज्यादा बातें नहीं हो पाएंगी, और वो उसे बाहर जाने का इशारा करता है। तुरंत ही मो से कहती है मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम्हें जाना चाहिए। एंड इसी मोमेंट पर इस बंदे की इज्जत का कचरा हो जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है क्या तुम मुझसे कह रही हो। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद वो गुस्से में चिढ़ते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टिंग मो से कहता है देखो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं ऊपर ही रहता हूँ, और शी ने तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखने को भी कहा है। उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मो जैसे ही दरवाजा बंद कर रही होती है तो जियो एक बार फिर से वहाँ पर आ जाता है और सीधा घर के अंदर घुसकर कहता है तो वो क्या चला गया यहाँ से।
तो वो कहती है क्या तुम दोबारा से यही चेक करने आए हो कि वो गया है या फिर नहीं। इस पर तो ये बंदा इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं। उसको दूर करती है और कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है और बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, और उसे इज्जत के साथ वहाँ से विदा कर देती है। अगले सीन में हम जियो को ड्रिंक करते हुए देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठा था और मो और टिंग की बातें सुन रहा था। दोनों को एक साथ देखकर इसको काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। ये दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं जहाँ पर ये दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनता है। लड़की आपस में कहती हैं पहले टिंग इसको पसंद किया करता था लेकिन फिर बाद में उसकी शादी हो गई, जिसके बाद टिंग की भी अब शादी तय हुई थी, लेकिन वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता बिकॉज दोबारा से ये लड़की उसकी लाइफ में आ गई है। और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इन्हीं बातों को बुरा मानकर दिल पे लगाकर ये बंदा देवदास बन चुका था। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रही थी और वो कहती है बेबी मैं तुमको सेफली जन्म दूंगी और तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश करूंगी। और तभी इसके पास जियो की कॉल आती है। ये कॉल्स को काफी देर तक इग्नोर करती है लेकिन क्योंकि लगातार कॉल आए जा रही थी तो ये रिसीव करती है। दूसरी तरफ से वेटर कहता है मैम प्लीज इनको लेकर जाइए, ये यहाँ पर नशे में टल्ली होकर तमाशा कर रहे हैं। इसके बाद ये बंदी वहाँ पर पहुँच जाती है और ये बंदा बेहोश होता है। ये देखती है कि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की है। इसके बाद ये उसे उठाकर घर पर लेकर आ जाती है। बाद मो जियो को सोफे पर लेटाती है और तभी जियो जाग जाता है तो वो कहती है कि तुम्हें होश आ चुका है तो मैं जा रही हूँ, लेकिन वो तो उसको अपने क्लोज खींच लेता है। उसको कहता है कि मत जाओ। इस पर तो वो अपने मन में सोचती है ये नशे में है, कहीं ये कोई गलती न कर बैठे। वो जाने लगती है लेकिन ये इसे एक बार फिर से खींच लेता है और उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है। इसके बाद जियो उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, जिसके बाद वो उसे धक्का देती है और एक जोरदार तमाचा मारती है। इसको कहती है तुम नशे में हो, बेहतर होगा कि तुम पहले चले जाओ, और वहाँ से चली जाती है। उस पर ये बंदा कहता है मैं तुमको अपनी लाइफ में दोबारा लाकर रहूंगा और बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब वो तैयार होकर घर के बाहर आती है तो तभी ये बंदा वहीं पर खड़ा होता है। उसको देखते ही कहता है वाह तुम आज ब्यूटीफुल लग रही हो। उस पर मोस की तरफ देखती है तो ये कहता है वाह क्या इत्तेफाक है, दोनों दोबारा से मिल गए। इस पर तो वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर जियो कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। इस पर तो वो चिढ़कर जाने लगती है लेकिन तभी वो कहता है कल रात जो कुछ भी हुआ मैं वाकई में गलत था, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। सुनकर तो वो अपने मन में सोचती है क्या ये वाकई में मुझसे माफी मांग रहा है। इसके बाद जियो उसे कहता है दादाजी चाहते हैं कि हम आज उनके साथ लंच करें एंड उनको हमारे डाइवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, एंड मैंने उनको इसलिए नहीं बताया है बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो संभाल नहीं पाएंगे इस सदमे को। वैसे भी दादाजी तुम्हें आजकल बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके लिए वो राजी हो जाती है और कहती है ठीक है फिर मैं काम के बाद आती हूँ। लेकिन वो कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर वो कहती है मैं बस से चली जाऊंगी। इस पर जियो कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें इसकी आदत नहीं होगी। पर वो कहती है वो तुम्हारी कार से ज्यादा कंफर्टेबल है, वहाँ से चली जाती है। इवनिंग में दोनों ही दादाजी से मिलने पहुँच जाते हैं, जिनको देखकर दादाजी बहुत खुश होते हैं। दादाजी के सामने तुरंत ही जियो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है। इस पर वो शॉक हो जाती है और हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा कहाँ हाथ छोड़ने वाला था। दादाजी कहते हैं फाइनली तुम आ गए, इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आए हो। इसके बाद दादाजी दोनों को अंदर बुलाते हैं, जिस पर जियो धीरे से मुँह से कहता है ध्यान रखना उनको पता न चल जाए। अब हम इन तीनों को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर दादाजी हमारी हीरोइन से कहते हैं सारा खाना मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है और ये सारा तुम्हारा फेवरेट है। इसके बाद वो जियो को अपने माउथ से इशारा करते हैं कि वो उसे खाना सर्व करे, लेकिन इस गधे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये उल्टा अपने दादाजी से कहता है आपके माउथ को क्या हुआ। पर तो दादाजी की बोलती बंद हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि उनका पोता एक नंबर का गधा है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानते और फिर जियो को अपनी आंखों से इशारा करके कहते हैं खाना सर्व करने। लेकिन ये गधा तो एक बार फिर से कहता है दादाजी क्या आपकी आंखों में कुछ हो गया है, क्या कुछ चला गया है। इस पर तो दादाजी जोर से टेबल पर अपना हाथ मारते हैं और कहते हैं अबे उल्लू के पट्टे किसका इंतजार कर रहा है, अपनी वाइफ को खाना देना। ठूसने से पहले अपनी वाइफ को खाना सर्व किया जाता है, क्या ये तमीज नहीं है। पर तो मो को भी हंसी आ जाती है, जिसके बाद जियो जल्दी से उसको खाना देता है और कहता है टेस्ट करो दादाजी ने बनाया है। इस पर वो कहती है अगर ये दादाजी ने बनाया है तो ये वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। पर तो दादाजी कहते हैं बिल्कुल ये टेस्टी है। खाना खाने लगती है और तभी दादाजी कहते हैं बताओ तुम दोनों का फैमिली प्लानिंग कर रहे हो और मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड दे रहे हो। इस पर तो बेचारी को काफी गहरा झटका लगता है। पर तो मो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन
लेकिन तभी हमारा हीरो तुरंत ही बीच में बोलता है हमें अभी कोई भी बेबी नहीं चाहिए और ना ही हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर दादाजी कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों? तो दोनों एक साथ कहते हैं दरअसल छोटी सी प्रॉब्लम है। इस पर दादाजी कहते हैं देखो मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से समझता हूँ पिछली बार की वजह से दोनों को ही गहरा सदमा लगा है, इसलिए तुम दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन तुम्हें उस सदमे से उभरना होगा और जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, अपने फ्यूचर में बहुत कुछ करें। पर जियो उनसे कहता है दादाजी आप परेशान मत होइए, हम इसके बारे में सोचेंगे। जिस पर वो कहते हैं मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका ध्यान रखना चाहिए और शायद उसे बेबी चाहिए तो इस पर जरा ध्यान दो। पर तो ये बंदी अपने मन में सोचती है दादाजी वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, उनको धोखा देना बहुत ही ज्यादा बेकार बात होगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम दादाजी को देखते हैं जो कि जियो के बचपन के फोटो को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मुँह आ जाती है और वो कहती है दादाजी मुझे आपको कुछ बताना है। इस पर वो कहते हैं हाँ हाँ सोच क्या रही हो, जल्दी से बताओ। एंड वो उसके हाथ में फोटो थमाते हुए कहते हैं क्या तुमने पहचाना ये कौन है? ये तुम्हारा वही गधा पति है जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, जब ये छोटा था तो बड़ा ही समझदार था। उसको फोटो एल्बम भी देते हैं जिसको ये बंदी ध्यान से नहीं देखती एंड इसमें दोनों की भी बचपन की फोटो होती है। अभी यहाँ पर जियो भी आ जाता है और दादाजी देखते हैं कि बाहर बारिश आने लगती है और बादल भी गरज रहे होते हैं। इसके बाद दादाजी कहते हैं बेहतर होगा कि आज रात तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ, बिकॉज को अगर मौसम खराब हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस पर मो तो इनकार करने वाली होती है लेकिन जियो तुरंत ही हाँ बोल देता है। इसके बाद हम इन दोनों को रूम में देखते हैं जहाँ पर ये बंदा बेड पर बैठा हुआ था और इसके सामने मो खड़ी हुई थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहती है कि तुम यहाँ पर स्टे करने के लिए राजी क्यों हो गए? तभी बाहर से बिजली गरजने की आवाज़ आती है। इस पर तो वो खड़ा होकर उसके क्लोज आकर कहता है बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाए। जिस पर ये बंदी कहती है खैर जाने दो, लेकिन हम दोनों एक ही रूम शेयर नहीं कर सकते। इस पर तो जियो उसको कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और कहता है आखिर क्यों? हम दोनों इतने सालों से एक साथ रह रहे थे तो एक दिन रहने में क्या प्रॉब्लम है? जिस पर वो उससे दूर होती है और कहती है इतने सालों की बातें मत करो, अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है। इस पर तो एक बार फिर से जियो उसको अपने क्लोज करता है लेकिन तभी दादाजी आ जाते हैं, जिससे दोनों ही दूर हो जाते हैं। पर दादाजी कहते हैं देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस पूछने आया था, तुम दोनों को ठंड लग रही हो तो मुझे बता दो, मैं तुम दोनों के लिए ब्लैंकेट लेकर आ जाऊंगा। दादाजी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमारा हीरो कहता है मैं तो चला नहाने और चला जाता है। जिस पर वो चिढ़ते हुए कहती है हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तुम्हारे दिल में कोई और है, उसके बावजूद भी तुम बेशर्मों की तरह मेरे साथ रुकने के लिए कैसे अग्री कर सकते हो? इसके बाद जब ये बंदा नहा कर आता है उसको देखते ही तो हमारी हीरोइन अपनी आंखों पर हाथ रख के कहती है तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? जिस पर ये उसके क्लोज आते हुए कहता है तुम इतनी ज्यादा शर्मा क्यों रही हो और तुम ब्लश भी कर रही हो? इस पर वो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है और मैं नहाने जा रही हूँ, तुम अपने कपड़े पहन लो और चली जाती है। इस पर जियो मन ही मन खुश होते हुए सोचता है जरूर इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है लेकिन ये उनको जाहिर नहीं करना चाहती। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह जब ये बंदा जागता है तो इसके साइड में हमारी हीरोइन नहीं होती और जैसे ही ये करवट लेता है दादाजी का बड़ा सा चेहरा इसके सामने आ जाता है जिससे इसको मिनी हार्ट अटैक आता है। दादाजी से कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी जान ही चली जाती। लेकिन दादाजी तो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं पहले से ही जा चुकी है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है जो वो अपसेट लग रही थी और बिना कुछ कहे तुमसे चली गई? तुम्हें देखो जरा यहाँ पर बेशर्मों की तरह सो रहे हो, तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम्हारी वाइफ जा चुकी है। दादाजी कहते हैं मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है, तुमने ऐसा क्या किया जो वो नाराज हो गई? वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस नॉर्मली सो रहा था। दादाजी कहते हैं झूठ बोलना बंद करो। दादाजी उसको डांटते हुए कहते हैं उसको जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देते हो और ना ही उसकी केयर करते हो, ये तो मुझे भी नजर आता है और वो तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह करती है, तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करती है। इस पर हमारा हीरो अपना पास्ट याद करता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये नशे में टल्ली होकर घर वापस आता है और ये बंदी उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये कहता है वो वाकई में मेरा अच्छे से ध्यान रखती थी। दादाजी कहते हैं बिल्कुल, लेकिन बदले में तुम उसे जरा भी अटेंशन नहीं देते थे। पास्ट याद करने की वजह से इस बंदे की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दादाजी कहते हैं वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ जाकर उसे मनाओ। उसके बाद ये बंदा जल्दी से वहाँ से निकल
जाता है। इसके बाद हम मो को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रही होती है और तभी एक लड़के से टकरा जाती है। यहाँ पर मो उस लड़के से कहती है, क्या तुम अंधे हो गए हो, चलो जल्दी से माफी मांगो। जिस पर वो कहता है, तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, वैसे मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, तुम उतनी ज्यादा रिच नहीं लगती। एंड वो उसके बटन को तोड़ देता है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी हमारा हीरो आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद ये आदमी वही डायलॉग मारता है जो कि हर एक विलेन मारता है, तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, और भी बहुत कुछ। तभी उसका एक चमचा उसके कान में हमारे हीरो की तारीफ करता है, जिसकी बात वो पीछे हट जाता है और उन दोनों को आगे कर देता है। कहता है, तुम्हें जो भी करना है इनके साथ करना। लेकिन तभी यहाँ पर रिन आ जाती है। वो कहती है, दरअसल ये मेरे दोस्त है। इस पर वो लड़का उसे बताता है, मैंने बाय मिस्टेक इस लड़की को टच कर दिया, इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिस पर रिन हमारी हीरोइन से कहती है, क्योंकि ये मेरे दोस्त है तो इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तो प्लीज माफ कर दो और इस बात को भूल जाओ। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है, ठीक है मैं इनको माफ कर देती हूँ। वो फिर वहाँ से जाने लगती है। हमारा हीरो उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन रिन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, कहाँ पर जा रहे हो, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम भूल चुके हो। जिससे ये बंदा हमारी हीरोइन को रोक नहीं पाता और वो चली जाती है। हमारे हीरो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो कहती है, कुछ भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर करो। किसका बर्थडे होता है तो हमारा हीरो मना नहीं कर पाता। जिस पर वो खुश होकर कहती है, तो फिर ठीक है, मैं अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढती हूँ। इसके बाद हम मो को देखते हैं, जिसको टिन बताता है एक मिस्टीरियस पर्सन ने स्पेशली इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए एक एग्जीबिशन रखा है। तो वो कहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और शी से कहती है, क्या तुम इसमें पार्ट लोगी। जिस पर वो कहती है, ऑफ कोर्स। टिन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं जाकर तैयारियां शुरू करता हूँ, और चला जाता है। इनमें हमको वो एग्जीबिशन दिखाया जाता है जहाँ पर जियो रिन के साथ आया हुआ था। यहाँ पर उसको काफी सारा काम भी पसंद आता है। रिन उसको कहती है, तुम जो नया होटल बना रहे हो, तुम यहीं से एक डिजाइनर को हायर कर सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर हमारी हीरोइन भी मौजूद होती है, जो कि ठीक इनके दूसरी तरफ थी। वहाँ की एक एम्प्लॉय हमारे हीरो के पास आती है और कहती है कि आपको किसी डिजाइनर का काम पसंद आया है, अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं पूरी डिटेल्स आपको ला कर दूंगी। जिस पर वो कहता है, ठीक है मुझे ला कर दो। एंड वो एक डिजाइन दिखाता है। इसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आता है जो कि हमारी हीरोइन को आवाज देता है। ये आवाज हमारा हीरो भी सुनता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आवाज कहाँ से आई थी। अब हम दो बेवकूफ लड़कियों को देखते हैं जो कि हर ड्रामा की तरह इस ड्रामा में आती है। हमारे हीरो की खूबसूरती की तारीफें करने लगती है कि ये कितना ज्यादा हूर का परा है, इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, ये तो कोई एकदम पटाखा माल है। यही सारी तारीफ करते हुए वो हमारे हीरो और हीरोइन की बीच की इस गत्ते की दीवार को हटा देती हैं, मतलब उसको गिरा देती हैं। यहाँ पर ऐसा इत्तेफाक होता है कि हमारा हीरो रिन को प्रोटेक्ट करता है, तो साथ ही टिंग हमारी हीरोइन को प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देख लेते हैं। जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ से जाने लगती है। तभी जियो से कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। जिस पर वो कहती है, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, और वहाँ से चली जाती है। वो लड़की यहाँ पर आती है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स देती है। वो हमारा हीरो देखकर शॉक हो जाता है, बिकॉज ये तो हमारी हीरोइन थी। इस पर तो रिन कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी। इस पर वो कहता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद रिन कहती है, वाकई में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे और भी ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपना काम उसी से कराऊंगा, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रिन उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ डिनर करोगे। लेकिन वो कहता है, बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास कुछ दूसरे काम है, और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जियो को हमारी हीरोइन के दरवाजे के बाहर देखते हैं, जहाँ पर पहले वो खुद को पूरी तरीके से स्प्रे से गीला कर लेता है, फिर डोर नॉक करता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन दरवाजा खोलती है तो वो ड्रामा करता है कि वो ठंड में बहुत ज्यादा कपकपा रहा है। रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अंदर आने दे, बिकॉज उसको बात करनी है। जिसके बाद फाइनली मो उसे अंदर आने देती है, उसको चाय देती है और कहती है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जिस पर वो कहता है, उम्मीद नहीं थी कि तुम भी एग्जीबिशन में जाओगी। इस पर वो कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं नहीं चाहती। कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, दरअसल मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के काम को देखा। मेरे होटल के लिए मुझे एक डिज़ाइनर का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम होगी। इसके बाद मुझे पता चला कि तुमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की थी। इस पर वो कहती है, ग्रेजुएशन के बाद ही तुरंत तुमने शादी कर ली, जिसके बाद मुझे हाउसवाइफ बनना पड़ा। मुझे टाइम ही नहीं मिला के ऊपर काम करने का, या फिर उस चीज़ के ऊपर काम करने का जिसके भी मैंने पढ़ाई की है। पर
पर वो कहता है दरअसल मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे होटल का रेनोवेशन तुम करो। जिस पर वो कहती है तो फिर ठीक है, आप पहले जाकर मेरी कंपनी में बात करिए। इस पर वो कहता है ओके। उसके बाद वो कहती है वैसे आपकी कंपनी के पास शी का पहले से एक प्रोजेक्ट है, आपने अभी तक उस पर साइन नहीं किए हैं, लगता है कि फ्यूचर में जाकर ये हमें प्रॉब्लम दे सकता है। पर तो तुरंत सामने से जियो कहता है जैसे हम साइट पर जाएंगे तो मैं उस पर तुरंत ही सिग्नेचर कर दूंगा। इस पर वो कहती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ही है और फिर कोई और बात करनी है। जिस पर वो कहता है जिनका बर्थडे है इसलिए मैं उसके साथ हूँ। इस पर वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, से उठकर चली जाती है और काम करते हुए कहती है मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता अगर कोई किसी को तुम डेट करो। पर तो जियो एकदम ही उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या वाकई में ऐसा है। इस पर वो पीछे घूमती है और कहती है कोई तरीका नहीं होता किसी के भी पीछे इस तरीके से खड़े हो जाने का। वो इस पर कुछ बोलता नहीं और उसे देख रहा होता है। इस पर वो कहती है देखो मुझे ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है क्या तुम टिंग को डेट कर रही हो। इस पर तो वो कहती है देखो हमारा डाइवोर्स हो चुका है तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे पूछो कि मैं किसको डेट कर रही हूँ और किसको नहीं। उसके बाद वो कहती है रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे नींद आ रही है। एंड अपने मन में सोचती है हमारा डाइवोर्स पहले ही हो चुका है, पता नहीं अभी भी तुम्हें इतनी ज़्यादा होप क्यों है। जियो इसके बाद सामने से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो और वो उसका हैंडबैग उठा लेता है। तो वो तुरंत ही कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। सामने से वो कहता है तुम्हें इस बारे में कब पता चला। जिस पर वो बताती है जब मैं एयरपोर्ट पर थी तभी मुझे पता चला। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। इस पर वो कहता है बस मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की और फिर पता लगवाया तो मुझे पता चल गया। उसके बाद वो कहती है तो तुमने क्या डिसाइड किया है। इस पर वो कहता है मुझे ये बेबी चाहिए और उसको हक कर लेता है। लेकिन ये बंदी यहाँ पर सोच रही होती है कि ये ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि सिर्फ इसको बेबी चाहिए। इसके बाद हमारा हीरो कहता है चलो वापस घर चलो। जिस पर वो इनकार कर देती है। लेकिन वो कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। जिस पर वो कहती है ऐसा मत करो, मुझे तंग मत करना। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, वैसे भी ये बेबी मेरा भी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसका ध्यान रखूं। उसके बाद वो कहता है काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे घर जाना है, तुम भी आराम करो। लेकिन कल कंपनी आ जाता कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। वो उसको हक करके वहाँ से चला जाता है। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन कंपनी में आ जाती है। असिस्टेंट उसको हमारे हीरो के केबिन में बिठाता है और कहता है ये तोहफा आपके लिए सर ने भेजा है, वो एक मीटिंग में गए हैं और जल्दी ही आ जाएंगे। ये बंदी उस तोहफे को उठाती है, खोलने वाली होती है कि एक लड़की जल्दी से अंदर आती है। वो फुल स्टाइल मारते हुए आती है लेकिन हमारी हीरोइन को देखकर कहती है तुम कौन हो, क्या तुम कोई एम्प्लॉय हो। वो कहती है मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है अगर एम्प्लॉय नहीं हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाए, यहाँ क्या कर रही हो। तो हमारी हीरोइन स्माइल करती है। जिस पर वो कहती है मैं समझ गई, तुम यहाँ पर हमारे बॉस को सीड्यूस करने के लिए आई हो। वो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर नहीं हो। इस पर वो कहती है हाँ मैं तो यहाँ पर नहीं हूँ, मेरे डैड लेकिन यहाँ पर 20 सालों से हैं। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है तो मैं समझ गई, तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तुम कॉन्टैक्ट के जरिए आई हो। सुनकर तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और बोलना शुरू कर देती है। लेकिन हमारी हीरोइन तो इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि बाद में वो इसकी बढ़िया वाली बैंड बजवाएगी। इसके बाद हमारी हीरोइन वो बॉक्स रखकर वहाँ से जाने लगती है। इस पर तो तुरंत ही वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम बदतमीज हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बॉक्स को टच करने की, ये हम मिस्टर जियो का है। चिल्लाकर सभी को बुलाने लगती है। जिस पर सभी एम्प्लॉय कान लगाकर सुनना शुरू कर देते हैं। कुछ एम्प्लॉय जो कि हमारी हीरोइन को नहीं जानते तो वो कहते हैं ये कितने बदतमीज है, चोरी कर रही थी लेकिन रंगे हाथों पकड़ी गई। इस पर तो तुरंत ही हमारी हीरोइन कहती है मैं कुछ यहाँ पर चोरी नहीं कर रही थी। गाइस मुझे ये समझ नहीं आ रहा, असिस्टेंट जो कि अभी तक यहीं पर था वो इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है। पर वो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हमारी हीरोइन को धक्का देकर गिरा देती है जिससे उसको काफ़ी पेन होता है। ये लड़की मुँह के बाल पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाऊंगी और उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। लेकिन तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है। गाइज हमेशा चाइनीज़ ड्रामा में पहले हीरो की आवाज़ आती है उसके बाद हीरो आता है, फिर लोग ऐसे कतार में जो लोग खड़े होते हैं वो साइड होते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता हीरो को दूर से नज़र कैसे आता है जब पहले से वहाँ भीड़ होती है। इसके बाद ये लड़की हमारे हीरो से बोलना शुरू करती है ये लड़की आपको सीड्यूस करने आई है, इसने ये चोरी करने की कोशिश की, फुलाना ढिमकाना बकवास करती है। लेकिन हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इसके बाद हमारा हीरो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है और उसे फायर कर देता है। जिस पर वो बोलती है मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो आपके इस बॉक्स को प्रोटेक्ट किया है।
हमारा हीरो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक रिंग होती है और वो कहता है ये मेरी वाइफ के लिए है। बैकग्राउंड में खड़ी हुई जनता बोलना शुरू करती है, ओह ये कितनी महंगी रिंग है, इसकी कीमत तो डॉलर्स में है, सॉरी मिलियंस में है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब फालतू की तारीफ़ें करते हैं, हीरो की अमीरी का बखान करते हैं। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, लेकिन आज के बाद तुम्हें कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो तुम्हें नहीं पहचानते हैं वो भी तुम्हें पहचान जाएंगे। ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस पर तो हीरोइन अपना पास्ट याद करती है और गाइस हम लोग पहुंच जाते हैं उसके फ्लैशबैक में, जहां पर हमारे हीरो ने एनिवर्सरी में भी हमारी हीरोइन को एक रिंग तोहफे में दी थी। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर हमारा हीरो उसको रिंग पहना देता है। इसके बाद इस लड़की का फादर भी आ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन हमारा हीरो तो उसे बढ़िया वाली डांट सुनाता है। इन दोनों बाप बेटी को ही जॉब से फायर कर देता है। इस पर ये दोनों ही मुंह बनाकर वहां से रवाना हो लेते हैं। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो ये बंदा हमारे हीरोइन को बताता है मैंने तुम्हें कभी डाइवोर्स दिया ही नहीं। इसके बाद वो उसे डाइवोर्स पेपर्स दिखाता है जिस पे हमारे हीरो ने साइन नहीं किए थे। कर तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। इसके बाद वो उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर तो वो कहता है तुम्हें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम घर चलो और हम अच्छे से बच्चे की परवरिश करें। एंड उसे हक कर लेता है। इसके बाद हमारी हीरोइन भी उसे हक करती है और अपने मन में सोचती है मेरे बेबी को एक फादर की ज़रूरत होगी, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है तो बाहर उसको रिंग मिलती है जो कि उसे भड़काती है कि ये रिंग उसके लिए नहीं बनी थी, ये वो फलाना ढमकाना। और हमारी हीरोइन उसे उतार कर अपनी रिंग दे देती है और कह दी है उस कमीने को वापस कर देना और वहाँ से चली जाती है, जिस पर रिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है बिकॉज वो तो यही चाहती थी। इस बंदी को हम रोड पर चलते हुए देखते हैं जो कि कह रही थी मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। तभी यहाँ टिंग आ जाता है, कहता है चलो लंच के लिए चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों लंच करने के लिए पहुँच जाते हैं। जिस रेस्टोरेंट में ये दोनों लंच कर रहे होते हैं वहीं पर हमारा हीरो भी आ जाता है। इन दोनों को साथ देकर उसको जेलसी होती है। जिसके बाद वो उनके पास जाता है तो वो नोटिस करता है कि मो के हाथ में उसकी दी हुई रिंग नहीं है। इसके बाद वो रिंग के बारे पूछता है तो मो कहती है मैंने उसको घुमा दिया है। मो टिंग के साथ जाने लगती है लेकिन वो उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारे हीरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को अकेले चलते हुए देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, साथ ही रो भी रही थी। यहीं पर हम जियो को भी देखते हैं जो कि छिपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उसके पास जाना चाहता था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि याद करता है कि रेस्टोरेंट में किस तरीके से वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब हम देखते हैं कि वो एक आदमी से टकरा जाती है जिसके बाद वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। गाइस ये लड़की यहाँ से साइड से निकल के जा सकती थी क्योंकि जगह बहुत बड़ी थी, पर ये मूर्खों की तरह वहीं खड़ी थी। हमारा हीरो आता है, उसे पंच मारता है और वहाँ से भगा देता है कि वहाँ पर बहुत सर्दी होती है, इसलिए ये बंदा उसको अपना कोट उड़ाता है और अपने हाथ गर्म करके उसके कानों को भी गर्म करता है। जिसके बाद ये रिंग को निकालता है और कन्फेस करता है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद अपने मन में सोचती है इसका मतलब है कि रिन ने मुझसे झूठ बोला था और वो उस रिंग को ले लेती है। वो कहता है तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं कुछ बनाता हूँ। इस पर वो कहती है मुझे भूख नहीं है। इस पर वो कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बेबी की बात कर रहा हूँ। अब हम इन दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो हमारे हीरोइन के लिए खाना बना रहा होता है। पर वो अपना पास्ट याद करती है एंड गाइस हम टहलते टहलते उसके पास्ट में पहुँच जाते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पहले भी ये बंदा इस बंदी के लिए इसी तरीके से खाना तैयार किया करता था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये दोनों खाना खा रहे थे कि अचानक से मो की तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद ये उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसे पता चलता है कि इन लोगों को बेबी का अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है और इनकी ये सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं कि मो को वहाँ पर एडमिट कर दिया जाता है जहाँ पर भी जियो उसके साथ होता है और वो उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। तभी यहाँ पर हमारे हीरो की माँ आ जाती है, उसे बाहर बुलाती है। जिसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है जब तुम लोगों का डाइवोर्स हो चुका था तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुई। इस पर वो कहता है वो मेरा ही बच्चा है, पर वो मानने को तैयार नहीं होती। जिस पर वो कहता है जब वो एयरपोर्ट पर थी तब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, इसका मतलब है कि वो मेरा ही बच्चा है। अब अपना दिमाग मत चलाइए। उसके बाद चिढ़ती हुई मॉम आती है रिन के पास और उसे बताती है वो हमारे परिवार का ही बच्चा है। उसके बाद रिन कहती है तो ये मेरी गलती है, मैं लेट आई हूँ। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
इसके बाद रिन उसी लड़के से मिलने जाती है जिसने एक बार हमारी हीरोइन के साथ बदतमीजी की थी एंड ये उसके सामने अपना दुखड़ा रोती है। तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा और तुम्हारा रिवेंज लूंगा, मैं उसके बेबी को खत्म कर दूंगा। हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा डॉक्टर बन के आता है, मिस कैरिज की दवाई को ड्रिप में मिलाकर धीरे से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो डॉक्टर्स को बुलाती है। डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं तो ये बेहोश हो जाती है और ये सीन यही कट हो जाता है। 2 दिन बाद इस बंदी को होश आता है जहाँ पर इसके पास जियो होता है। ये उसको बताता है कि वो करीब 2 दिन से कोमा में थी। यहाँ पर शी भी आ जाती है जिसके बाद हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारी हीरोइन शी को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था, साथ ही वो ये भी बताती है कि यहाँ एक डॉक्टर आया था। ये दोनों ही सोचती है आखिर ये कौन करवा सकता है, जिस पर शी कहती है मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए एंड वो दिखाती है जिसमें जियो की मॉम और रिन एक साथ बातें कर रही होती हैं। यहाँ पर हमारे हीरो की मॉम उनसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। इसके बाद ये दोनों ही समझ जाती है कि ये सारा इनका किया धरा है। अब हम हमारे हीरो को देखते हैं, असिस्टेंट भागते हुए उनके पास आता है और बताता है कि मैडम की तबीयत खराब है। जिसके बाद हमारा हीरो हॉस्पिटल जाता है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होता है, हमारी हीरोइन को बाहर लाया जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को रूम में देखते हैं जहाँ पर वो इसे कहती है वैसे मैं तुम्हारे साथ अपना बच्चा पालना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी माँ और रिन के होते ये पॉसिबल है, क्योंकि अब मेरा बच्चा नहीं बचा है तो बेहतर होगा कि हम लोग डाइवोर्स ले ले। इस पर तो हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चेयर को फेंकता है। यहाँ पर जियो मुँह से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पर वो कहती है रहना तो मैं भी चाहती हूँ लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं वो मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देंगे, इससे मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। मैं अपनी लाइफ में पहले ही बहुत मुसीबतें झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं और मुसीबतें नहीं झेलना चाहती, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे आज़ाद कर दो। यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और तभी यहाँ पर शी भी आ जाती है। जिसके बाद कहती है मैं डाइवोर्स पेपर तुम्हें भेज दूंगी। जिस पर वो कहता है अब जब तुमने डाइवोर्स का डिसीजन ले ही लिया है तो मैं क्या ही बोलूँ, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शी मो को संभालती है जिस पर मो कहती है डाइवोर्स होते ही मैं इस सिटी को छोड़ दूंगी बिकॉज मैं अपने बेबी की सेफ्टी चाहती हूँ। जिससे एज अ ऑडियंस हमें समझ आता है कि इन दोनों ने मिलकर एक नाटक किया था। अगले सीन में शी उसके लिए खाना बनाकर लेकर आती है जिसे वो खाती है तो उसे हमारे हीरो की याद आ जाती है। रात को जब वो सो रही होती है तो यहाँ पर जियो आता है उसे देखने के लिए, वहीं पर बैठ जाता है और रात भर उसका ध्यान रखता है। अगली सुबह जब इसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है जियो वहीं पर सो गया था। उसके बाद ये आंख बंद करके बेफिक्र होकर सो जाती है। अगली सुबह हमारा हीरो जागता है और इसको देखकर वहां से चला जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने शी होती है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और वो वहां से निकल जाता है। अब ये अंदर आती है तो हमारी हीरोइन सोकर उठती है जिस पर शी को लगता है कि उसे अभी कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर असिस्टेंट भी फ्लावर्स लेकर आता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है जरा अपने बॉस को कहो कि यहाँ पर रात भर आकर बैठना बंद करे। इस पर असिस्टेंट कहता है अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भला कैसे आएंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा बिजी है। पर वो कहती है उसे कहना कि मैं उसका सिविल ब्यूरो के बाहर इंतजार करूंगी। असिस्टेंट के वहाँ से जाने के बाद शी कहती है तुमको नहीं लगता वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इस पर वो कहती है मैं भी ये नहीं करना चाहती पर मैं क्या करूँ, बेबी की सेफ्टी का सवाल है, जल्दी से सामान पैक करने में मेरी मदद करो, क्या तुमने डाइवोर्स पेपर बनवा लिए हैं। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। अगले सीन में हम मो को सिविल ब्यूरो के बाहर देखते हैं जहाँ पर वो हमारे हीरो का इंतजार कर रही थी। और गाइस यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की, जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी तो वो हाई हील्स पहनती थी और प्रेग्नेंट होने के बाद वो हील्स पहनती नहीं है, मतलब बहुत ही कम हिल है। इसका साफ मतलब है डायरेक्टर ने काफी ज्यादा डिटेलिंग में ध्यान दिया है। यहाँ पर हमारी हीरोइन जियो को कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। उसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल करती है तो वो कहता है मैडम मुझे माफ़ करना, एक अचानक से मीटिंग आ गई थी, सर को जाना पड़ा। हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि हमारे हीरो को आकर बताता है कि वो जा चुकी हैं। इसके बाद हम फिर से हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि एक बार फिर से डाइवोर्स के लिए उससे मिलना चाहती थी लेकिन वो बंदा इसको इग्नोर कर रहा होता है एंड उसकी सेक्रेटरी असिस्टेंट उसे यही बोल रहे होते हैं कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बेचारी कॉल पर बहाने सुनते सुनते अब थक चुकी थी। इसके बाद वो उसकी सेक्रेटरी से पूछती है मुझे बताओ कि इसकी मीटिंग कहाँ पर है। ये उस जगह पर पहुँच जाती है तो यहाँ पर हमारा हीरो उसे नशे में झूमता हुआ दिखता है। उसके बाकी के साथी भी होते हैं जो कि हमारी हीरोइन से बदतमीजी करने लगते हैं। तो जियो को गुस्सा आ जाता है और उसने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उसे कैंसिल कर देता है।
उनको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद ये बंदी उसे कहती है तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है, इतना ज़्यादा पियोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा और फिर तुम्हें दलिया चाहिए होगा। गाइस मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, हर चाइनीज़ ड्रामा में लड़कों को पीने के बाद इतना दर्द क्यों होता है पेट में कि अगले दिन उन्हें दलिया चाहिए होता है। जब इनका पेट ही सही नहीं है तो ये इतना डकोचते क्यों है, मतलब पीते क्यों हैं। इसके बाद ये बंदी कहती है देखो कल ब्यूरो आ जाना, उससे पेट दर्द की दवाई थमा कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमारी हीरोइन एक बार फिर से ब्यूरो के पास खड़ी होकर हमारे हीरो का इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर उसको सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो आता नहीं। दूसरी तरफ हमारा हीरो बैठा हुआ था और वो भी लगातार टाइम देख रहा था, जिस पर असिस्टेंट कहता है यहाँ पर मैडम आपका सुबह से इंतजार कर रही हैं, कब तक इससे भागते रहेंगे, कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जिस पर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब तो सिविल ब्यूरो बंद हो जाता है। यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी हमारी हीरोइन के पास आती है और वो कहती है अभी ये बंद हो गया है, आप अभी तक यहाँ क्यों बैठी है। जिस पर वो बताती है हस्बैंड आया नहीं जिससे मुझे डाइवोर्स लेना है। इस पर वो लेडी कहती है कोई बात नहीं, अभी जाइए और उससे अच्छे से बात कीजिए, तभी यहाँ ये शायद ऐसा हो आपको डाइवोर्स ही नहीं देना चाहता हो। इसके बाद ये बंदी असिस्टेंट को कॉल करके सुनाने लगती है। इस पर वो बताता है वो आपसे मिलने के लिए निकले थे लेकिन अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है, जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और जब वो हॉस्पिटल में आती है तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है, बिकॉज उसे पता चलता है कि उसके प्राणनाथ उसके पति देव हमारा हीरो गुजर चुका है। इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी के पास जाकर रोहा राट करना शुरू कर देती है। कहती है ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें फोर्स किया इसलिए ये हुआ है, अगर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती तो आज तुम जिंदा होते, प्लीज़ जाग जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लूँगी। और तुरंत ये बंदा सामने से कहता है क्या सच में। तो वो शॉक होकर कहती है तुम मरे नहीं हो। इस पर वो कहता है एक एक्सीडेंट तो हुआ था मेरा लेकिन मैं बच गया। जिस पर वो कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है। इस पर वो बैठ जाता है और कहता है मैं जानता था कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, और उसे हक कर लेता है। जिसके बाद ये बंदी भी सामने से उसको हक कर लेती है। हमारे हीरो और हीरोइन बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से मुंह को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये बंदा उसको वहीं लिटा देता है जहाँ पर ये थोड़ी देर पहले लाश बन के लेटा हुआ था। डॉक्टर्स वगैरह आते हैं और फिर हम इसको ऑपरेशन थिएटर के बाहर देखते हैं जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। अब डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं मदर और बेबी दोनों ही एकदम सेफ हैं। इस पर ये खुश हो जाता है लेकिन फिर शॉक होकर कहता है क्या कहा आपने, बेबी क्या बेबी अभी भी है। पर डॉक्टर हाँ में जवाब देते। जिसके बाद तो इस बंदे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हम देखते हैं ये हमारी हीरोइन के पास होता है और उसको होश आ जाता है। उसके होश में आते ही सबसे पहले ये कहता है अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो तो बता दो, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। लेकिन तभी यहाँ पर शियाज आती है जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। वो कहती है आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर हमारी हीरोइन बताती है कि वो डाइवोर्स नहीं ले रहे। इसके बाद शी कहती है बेबी का क्या, उसकी मॉम को पता चला तो फिर से तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। यहाँ पर अंदर एक बार फिर से जियो आता है। यहाँ पर वो उससे कहती है क्या तुम्हें याद है मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ था। जिस पर वो कहता है बिल्कुल मुझे याद है। इसके बाद वो कहती है वहाँ पर एक मेल डॉक्टर आया था और उसने जानबूझकर मुझे वो पिल दी थी। इसका साफ मतलब है कि कोई मेरे बेबी को जानबूझकर मारना चाहता है। ये कहती है वो तुम्हारी मॉम है जो कि तो इसके बच्चे को मारना चाहती है। तो वो तुरंत ही कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। बाद हमारा हीरो कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। एंड वो अपने घर जाता है। जिस पर उसकी मॉम कहती है आज तुम अचानक से मेरे रूम में कैसे आ गए। इस पर वो कहता है आपका पर्स कहाँ पर है। वो कहती है वहाँ पर रखा है। वो उसको उठाता है तो उसमें से वही दवाई मिल जाती है जो कि दोस्त हॉस्पिटल में लेकर गया था। कहता है ये दवाई आपके पास कहाँ से आई। जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता। एंड वो अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है जानबूझकर ऐसा किया है बिकॉज आप मेरी वाइफ को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए आप उसके बच्चे को मारना चाहती है। पर वो कहती है मैं कोई पागल नहीं हूँ, भला मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों मारना चाहूँगी। माना कि तुम्हारी वाइफ को पसंद नहीं करती हूँ लेकिन बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, वो तो हमारे घर का वारिस है। मुझे सच में नहीं पता कि ये कहाँ से आई। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। लेकिन मॉम सोचती है लास्ट टाइम ये पर्स मैंने तब यूज़ किया था जब मैं रिन से मिलने के लिए गई थी। अब हम रिन को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई थी कि तभी यहाँ पर जियो की मॉम आ जाती है। वो कहती है ने कभी मेरे पर्स में कुछ रखा था। जिस पर वो साफ इनकार कर देती है और पूछती है ऐसा क्यों। इस पर वो उसे सारी बात बता देती है और वहाँ से चली जाती है। हमारे हीरो को हीरोइन के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसे बताता है कि मॉम ने वो नहीं किया था, उन्हें तो पता भी नहीं था इस बारे में। पर शी कहती है अगर ये उन्होंने नहीं किया तो आखिर ये किया किसने, किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है।
के बाद ये लोग दोबारा से वीडियो को देखते हैं तो ये बंदी कहती है मैंने इसको कहीं देखा है, मतलब हमारी हीरोइन कहती है। काफी देर सोचने के बाद उसे याद आ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि इनका दोस्त है। जिसके बाद हमारा हीरो असिस्टेंट को अपना फोन देते हुए कहता है इसके बारे में पता करो। के बाद इस बंदे को पकड़ लिया जाता है। अब जब उस आदमी को हमारे हीरो के सामने पेश किया जाता है तो वो पहले ही घबरा जाता है, इसलिए वो हमारे हीरो से कहता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर जियो उसको उसकी ही वीडियो दिखाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर ये बंदा कहता है आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर जियो कहता है देखो मैं कोई पागल नहीं हूँ, यहाँ पर सबको पता है कि ये तुम ही हो, तो मुझे बताओ कि ये तुमने क्यों किया है। तुम सीधे सीधे बता दोगे तो बेहतर होगा, वरना तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी यहाँ पर लहराते हुए रिन भी आती है, लेकिन जैसे ही अपने दोस्त को देखती है तो शॉक हो जाती है। वो तुरंत ही उसे इशारा करके बोलने को कहता है, जिसके बाद वो कहती है ये मेरा दोस्त है, क्या कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। जिस पर वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने हॉस्पिटल में जाकर मेरी वाइफ को दवाई दी ताकि उसका मिसकैरेज हो जाए। तो तुरंत ही मॉम आगे आकर कहती है क्या वाकई में क्या यही वो कमीना है जिसने ये किया था। पर तो ये बंदी तुरंत ही कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तो ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। और फिर वो अपने दोस्त से कहती है तुमने कोई गलती की है, पर वो इनकार करता है। तो ये बंदी कहती है क्या आप सभी के पास कोई एविडेंस है। इस पर तो तुरंत असिस्टेंट कहता है बिल्कुल पास पूरे एविडेंस है, और तभी हम बोल रहे हैं हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। इस पर ये बंदी समझ जाती है कि ये फंस चुकी है। जिसके बाद ये अपने दोस्त की तरफ देखती है और कहती है मैं समझ गई तुमने ये क्यों किया है, उसी दिन की नाराजगी थी इसलिए तुमने ऐसा किया। इस पर तो तुरंत ही उसको टोक देती है और आगे आकर कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम खुद से कहानियाँ क्यों बना रही हो, जरा उसे भी तो बोलने दो। पर वो कहती है ऐसी बात नहीं है, अचानक से मुझे सुनकर ये शौक लगा इसलिए मैं अपने वर्ड्स को डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ऐसा है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसको ज़रूर रोकती। इस पर जियो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें वाकई में इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर वो कहती है बेशक, इस बारे में मुझे कैसे पता होगा, मैं हाल ही में अपने परिवार से वापस लौटी हूँ, मुझे मेरे रियल मॉम डैड भी मिल गए हैं। तुम्हें बताओ ऐसे टाइम पर भला मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी। फिर वो अपने दोस्त की तरफ देखकर कहती है बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसको ऐसी दवाई क्यों दी जिससे उसका मिसकैरेज हो जाए। तुरंत हमारी हीरोइन कहती है बकवास करना बंद करो, और वो अपने हस्बैंड से कहती है पुलिस को बुलाओ और दोनों को इन्वेस्टिगेट करवाओ। इस पर तो तुरंत ही रिन चढ़ जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल मैडम बुलाइए ना आप पुलिस को, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, किसी भी इन्वेस्टिगेशन से डरती नहीं हूँ। एंड वो अपने दोस्त की तरफ देखकर कहती है दोस्ती भी निभाना अच्छे से जानती हूँ। जिस पर उसका दोस्त घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सारी मेरी ही गलती थी, नहीं जानबूझकर ऐसा किया था, उसको ब्लेम करना बंद करिए। बिकॉज इसलिए किया था मैंने ऐसा क्योंकि मैं रेन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आपने उसके मैन को चोरी किया था इसलिए मैंने ऐसा किया था, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तुरंत ही मॉम कहती है तुमने मेरे बैग में वो क्यों रखा था। जिस पर वो कहता है ताकि अगर कुछ फंस जाए या कोई पकड़ा जाए तो सब आपके नाम ही लगे। ये बात तो ये बंदी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अपने ही दोस्त को थप्पड़ मारकर कहती है मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मुझे मेरे लिए अच्छा बनने के लिए तुम क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, मेरे दोस्त होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिस पर सामने से उसका दोस्त माफ़ी मांगता है। वो कहती है बेहतर होगा आप पुलिस के पास जाओ और खुद से ही सब कुछ उन्हें बता दो। वो सामने से कहता है बिल्कुल मैं वो हर चीज़ करूँगा जिससे तुम सेफ रहो। एंड असिस्टेंट उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और ये चुड़ैल बहुत ही आसानी से बच जाती है। अब रिन यहाँ पर जियो की मॉम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। बाद मॉम कहती है देखो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें शामिल होगी, उसने बुरे दोस्त बनाए हैं लेकिन वो खुद बुरी नहीं है। जिस पर यह बंदा वाज लाइक उसकी तरफदारी करना ज़रा बंद कीजिए। सीन में हमारा हीरो अकेले में रिन को मिलने के लिए बुलाता है। वो कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया है। जिस पर वो बताता है असल बात ऐसी है कि जो हमारी चाइल्ड मैरिज हुई थी मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूँ। तो वो तुरंत ही ज़ोर से चिल्लाकर कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो, 20 सालों तक हमारे प्यार में खोई रही और जब मैं वापस आई हूँ तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, भूल चुके हो कि तुमने मुझसे बचपन में क्या वादा किया था। हमारा हीरो कहता है मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ तो कैंसिल करना चाहता हूँ, लेकिन वो लगातार सामने से यही बोल रही थी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हें 20 सालों से चाहती हूँ, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने मेरे पेरेंट्स से भी वादा किया था, क्या तुम वो सारी चीजें भूल चुके हो। ये बंदी यहाँ पर उसको हक करके रोना शुरू कर देती है और वो कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एंड वो दहाड़े मार मार के रो रही थी। साथ ही ये बंदी जियो को उसके किए हुए एहसान भी याद दिलाने लगती है, जैसे कि 1 साल पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था,
ही तुमको अपना ब्लड दिया था, वरना तुम बच नहीं पाते। इस पर ये बंदा उसको खुद से दूर करता है और कहता है देखो, प्यार करने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता। इस पर सामने से रिन कहती है तुम इतने ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता। इस पर वो कहता है बेहतर होगा तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो कि तुम्हें पसंद करे। इस पर वो रोते हुए कहती है प्लीज ऐसा मत कहो। इस पर वो कहता है देखो साइको मत बनो और यहीं पर रुक जाओ, और वहाँ से चला जाता है। और ये रो रो कर वहीं पर चिल्लाने लगती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। इसके बाद हम शी और मू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर शी उसको कहती है उस डायन ने ही अपने दोस्त को उकसाया होगा ताकि वो तुम्हारे साथ ऐसा करे, वरना भला कोई इंसान फालतू में ही थोड़ी ऐसा करेगा। साथ ही यहाँ पर शी ये भी कहती है वैसे भी वो तुम्हारा गधा सा हस्बैंड तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो कहता है क्या बातें हो रही हैं, जिस पर ये बंदी अपनी बात पलटते हुए कहती है बस मैं तुम्हारी तारीफें कर रही थी। इसके बाद शी वहाँ से चली जाती है। अब ये बंदा हमारे हीरोइन को बता देता है कि वो अपनी सगाई तोड़कर आ चुका है। दूसरी तरफ अब हम रिन को देखते हैं जो कि एक हाथ में बोतल लेकर नशे में टल्ली होकर देवदास बन के रोड पर चल रही होती है। एक आदमी से भी टकरा जाती है लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाती है। तभी उसका भाई आकर उसे रोकता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ। इस पर वो कहती है सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस पर वो कहता है आखिर हुआ क्या है जरा बताओ। इस पर वो बताती है कि जियो उससे सगाई तोड़ना चाहता है। इस पर उसका भाई कहता है क्या वो अपना वादा तोड़ रहा है। वो कहती है बिल्कुल, उसने कहा है कि वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। हम हमारे हीरो को देखते हैं तभी अचानक से ये बंदा मतलब उसका भाई पीछे से एक पंच मारता है लेकिन फिर भी निशाना चूक जाता है, पर हमारे हीरो का निशाना एकदम सटीक बैठता है, वो भी उसके थोपड़े पर। ये बंदा तो यहाँ पर हमारे हीरो का दोस्त निकलता है, जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक साले पागल हो गया है क्या, अगर पीछे से मारेगा तो पिटेगा ही ना। हमारे हीरो ने इसके थोपड़े पर ऐसा पंच मारा था कि इसका मुंह ही टेढ़ा हो गया था। जिस पर ये बंदा सामने से कहता है मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। इस पर हमारा हीरो बताता है देखो मैं पहले से शादीशुदा हूँ। जिस पर ये बंदा कहता है वाह तुम्हारी वाइफ है, वैसे मुझे कब मिला रहे हो। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक बिल्कुल अभी अभी मिलाता हूँ। एंड वो उसे अंदर लेकर आता है और अपनी वाइफ से मिलवाता है, लेकिन उसको देखकर तो ये बंदा चौंक जाता है और लगातार उसे घूरे जा रहा होता है। हमारा हीरो बीच में आता है पर ये झुक झुक कर उसे देख रहा होता है। पर तो शी उसे बाहर ले आती है, पर ये कहता है शायद मैंने इसे पहले कहीं और देखा है। जिस पर शी कहती है चलो भी अब यहाँ से, क्योंकि हमारे हीरोइन को डिस्चार्ज मिल चुका था तो वो हमारे हीरो के साथ घर पर आ जाती है, जहाँ पर दादाजी पहले से इनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो इनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड होकर हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो उन्हें रोक देता है। पर तो दादाजी कहते हैं ये कोई कांच की गुड़िया थोड़ी है। जिस पर वो कहता है ऐसा ही समझ लीजिए बिकॉज ये प्रेग्नेंट है। इसके बाद तो दादाजी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मॉम आती है और कहती है यहाँ क्यों खड़े हो, खाने का टाइम हो रहा है चलो। इसके बाद ये बंदा इसको रूम में लेकर आता है और वही ब्रेसलेट देता है। तो तुरंत ही ये कहती है वाह ये मिल गया फाइनली, में इसने इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस पर जियो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है दरअसल बचपन में ये एक लड़के ने मुझे दिया था। सुनकर तो हीरो शॉक हो जाता है और कहता है बचपन में तो ये मेरे पास था। जिसके बाद ये बंदा उसको ब्रेसलेट पहना देता है और ये दोनों क्लोज आने लगते हैं एक दूसरे को किस करने के लिए। लेकिन तभी मो के पास कोई कॉल आ जाती है और वो कॉल पर बात करने लगती है, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि शी की होती है, जो कि दूसरी तरफ से कह रही थी अगर तुम्हारे गधे पति की माँ तुम्हें परेशान करे तो घर पर वापस आ जाना, वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। फिर मैं जाकर उस बुढ़िया को अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। जिस पर के बाद वो कॉल कट कर देती है। तो ये बंदा नाराज हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है। इस पर वो कहती है ऐसा नहीं है, उसको मेरी थोड़ी सी ज्यादा फिक्र है। एंड ये अपने बंदे को मतलब अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। अगले दिन हम जियो को उसके ऑफिस में देखते हैं, लेकिन इसका काम में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए ये घर वापस आ जाता है। ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ पर इस बंदे ने हमारे हीरोइन को गहरी नींद में सुला दिया था। फिर वो ब्रेसलेट वाली बात को याद करने लगता है। इसके बाद हम फिर से अगले दिन हमारे हीरो को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर ये असिस्टेंट के साथ बैठकर ब्रेसलेट को देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है ये बहुत पुराना हो चुका है। जिस पर वो कहता है मुझे लगता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मोही है। जिसके बाद ये बंदा हमारे हीरोइन का डीएनए टेस्ट करने को कहता है अपने असिस्टेंट से, मतलब करवाने को कहता है, करने नहीं। इसके बाद हम मो और शी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती हैं, और तभी यहाँ पर टिंग भी आ जाता है। पर यहाँ पर हमारी हीरोइन उसे बताती है दरअसल मेरा और मेरे हस्बैंड का कभी डाइवोर्स हुआ ही नहीं था। जानने के बाद तो वो बंदा उदासी भरे मुंह को लेकर वहाँ से रफा दफा हो लेता है। हम देखते हैं हमारी हीरोइन यानी कि मो की मॉम को, जो कि मॉम से मिलने के लिए आती है और वो कुछ पैसे मांग रही होती है, वो भी फुल एटीट्यूड के साथ।
यहाँ पर हमारे हीरोइन की मदर इन लॉ उन्हें जाने को कहती है, लेकिन तो उनके साथ झगड़ा करने लगती है। पर तभी हीरोइन उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर की मॉम भी झगड़ा करके उससे पैसे मांगने लगती है, वो भी बेशर्मों की तरह। कहती है तुम्हारे भाई को पैसों की जरूरत है, जल्दी से पैसे दो। जिस पर कहती है मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, आपको देने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो उसकी मॉम चिढ़ जाती है और कहती है तुम एक धोखेबाज हो, तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं है। फिर से पैसे मांगती है, जिस पर ये बंदी सामने से कहती है बताओ आपका बेटा कहाँ है। इस पर वो कहती है वो ऑफिस गया है। पर तभी वो सामने से कहती है वो फिर से गैम्बलिंग में लग गया ना, पागल हो चुकी है, आपको उसे रोकना चाहिए ना कि उसे पैसे देने चाहिए। मेरा एक ही भाई है और आपने उसको भी बिगाड़ कर रख दिया है, वो भी बुरे तरीके से। पर मॉम कहती है उसके पास बहुत सारे काम है, भला वो जुआ क्यों खेलेगा, तुम उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, उसकी बेइज्जती कर रही हो। इसके बाद मॉम आगे आती है और चिल्ला चिल्ला कर पैसे मांगना शुरू करती है, जिस पर ये बंदी उन्हें धक्का देती है। फिर एक बैट उठा लेती है और कहती है अगर आप यहाँ से दफा नहीं हुई तो सर पर मारकर आपके तरबूज फोड़ दूंगी मैं। जिसके बाद ये बंदी एक बैट उठाकर कहती है अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मैं आपका सर फोड़ दूंगी। उनको घर के बाहर धक्के मारकर निकाल दिया जाता है एंड वो घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं। मदर इन लॉ से कहती है क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद वो कॉल करती है अपने नौकरों को और कहती है दरवाजे के बाहर एक औरत चिल्ला रही है, चलो उसे रवाना कर दो इज्जत के साथ। यहाँ पर मदर इन लॉ बहुत ही अच्छे से पेश आती है, जिनका साफ मतलब था कि उन्हें अकल आ चुकी है और हमारे हीरोइन को लेकर थिंकिंग भी थोड़ी सी चेंज हुई है। हमारा हीरो घर पर आता है तो अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगता है, लेकिन वो कहती है इनकी कोई भी गलती नहीं है, मेरी मॉम यहाँ पर आई थी, उन्होंने तमाशा खड़ा किया। उसके बाद मदर इन लॉ यहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो उसके पास बैठता है। ये दोनों डिसाइड करने लगते हैं कि अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंदी ऑफिस में होती है और टिंकी कॉल आती है, वो इसे बुलाता है भी कॉफी के लिए। जिसके बाद ये कॉल करके अपने हस्बैंड को बुलाती है। ये रास्ते से जा रही होती है और इसका एक्सीडेंट होने से बचता है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि इनके भाई से। हस्बैंड जल्दी से इसे गोद में उठाता है और फिर उसे धमकी देता है अगर मेरे बेबी को कुछ हुआ मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी मदर इन लॉ भी यहाँ भागते हुए आती है और काफी ज्यादा परेशान भी होती हैं। यहाँ पर उसका भाई माफी मांगता है, तभी उसकी बहन भी आ जाती है, लेकिन सभी उसके भाई पर चिल्ला रहे होते हैं। जिस पर रिन कहती है मैंने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया है, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा। यहाँ पर हमारी हीरोइन के डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी कैसी है, जिस पर वो बताते हैं अभी कुछ नहीं पता। के बाद तो वो भी यहाँ पर इसके भाई को सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं हत्यारे, तूने मेरी बेटी को मारना चाहता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर शी और रिन के बीच तो बहस हो जाती है, जहाँ पर ये बंदी लगातार बोल रही थी तुम्हारे भाई ने ये जानबूझकर किया है और तुमने ही ये करवाया होगा। रिन भी कह रही थी मेरे भाई ने ये जानबूझकर नहीं किया है और ना ही मैंने ऐसा कुछ करवाने को कहा है। पर तो हमारे हीरोइन के डैड गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो तो डाइवोर्स को भी बीच में खींच लेते हैं और वो कहते हैं मेरी बेटी से इसीलिए डाइवोर्स लेना चाहते थे, इस औरत की वजह से, क्योंकि ये औरत बीच में आ रही थी, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो। इस पर वो कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन डैड तो सुनने को तैयार नहीं। तो वो कहते हैं ये जरूर तुम्हारी मिस्ट्रेस होगी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। यहाँ पर इनका भाई बोलता है अंकल आप बकवास कर रहे हैं, मेरी बहन का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर रिन भी कहती है मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मेरे बारे में प्लीज ऐसी बातें बोलना बंद करो। पर हीरो कहता है ये बात सच है कि उसने कभी भी मेरी और मेरी वाइफ के बीच नहीं आई है। सुनकर तो शी चिढ़ जाती है, बिकॉज वो तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वही उसे मानती है कि उनके घर का कलेश वही है। यहाँ पर डैड कहते हैं अगर ये नहीं थी तो बताओ क्या है, और तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। जिसके बाद सभी डॉक्टर से कहते हैं पेशेंट कैसा है। इस पर डॉक्टर कहते हैं उसे ब्लड की ज़रूरत है, हमें पांडा खून चाहिए। तो गाइस ये कौन सा ब्लड है जिसका नाम पांडा होता है? पांडा सच में वो वाइट और काली आंखों वाला पांडा? तो ये दोनों भाई बहन कहते हैं मेरा है। सभी लोग इनकी तरफ देखते हैं, जिस पर इनका भाई कहता है दरअसल पांडा ब्लड मेरा है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं अपना ब्लड दूंगा। पर डॉक्टर दोनों ही भाई बहन को लेकर चला जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन की एकदम भयंकर वाली सर्जरी दिखाई जाती है। बाय द वे गाइस अगर आपको याद हो कार इस बंदी से टकराई भी नहीं थी जिस हिसाब से इसकी सर्जरी की जा रही है। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब इस बंदी को होश आता है तो ये बंदा साइड में सो रहा होता है। पता नहीं जब इसको हॉस्पिटल में होश आता है तो ये सो क्यों रहा होता है। क्या डायरेक्टर दिखाना चाहता है कि ये सेवा पानी करते हुए इतना ज़्यादा थक गया कि वहीं सो गया?
बाद ये बंदी कहती है मेरा वो ब्रेसलेट, जिस पर वो कहता है क्या तुम्हें याद है कि वो किसने दिया था। इस पर कहती है मुझे याद नहीं है, टाइम मुझे बुखार था तो मेरे डैड ने कहा शायद मैं भूल गई होंगी कि वो मुझे किसने पहनाया था, क्योंकि जब मैं घर वापस आई थी तो वो पहले से मेरे हाथ में था। मतलब गाइस इस लौंडे ने बचपन में पहली दफा इस लड़की को बीमारी में देखा और ये ऐसा उसके प्यार में गिरा कि ब्रेसलेट पहना दिया। फिर ये गुम हो गई तो सदमे में इसे ढूंढता रहा। बचपन में गिल्ली डंडा खेलने की उम्र में ये प्यार जता रहा था। बाद ये बंदा उसको ब्रेसलेट दे देता है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिला। इस पर वो बताता है तुमने इसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया था उस दिन। के बाद ये दोनों बहन भाई भी इससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर बहन तो माफ़ी ही मांगती है बिकॉज वो काफ़ी शर्मिंदा थी। अभी हमारा हीरो यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवाने को कहता है और वो कहता है शायद ये शन परिवार की ही डॉटर है। इस पर तो आगे आती है और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं शन परिवार की बेटी हूँ। कहता है क्योंकि मैंने अपनी फियांसे को ही वो ब्रेसलेट दिया था। जिस पर उसका भाई कहता है शांत हो जाओ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये चल क्या रहा है। और फिर यहाँ तुरंत ही डीएनए रिपोर्ट लेकर डॉक्टर प्रकट हो जाते हैं और वो बताते हैं कि हाँ ये शन परिवार की डॉटर है, डीएनए मैच हो गया। रिपोर्ट देखकर तो रिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसका भाई भी उसके पीछे जाता है। इसके बाद हमारा हीरो हमारे हीरोइन को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो बचपन में मिले थे। वहाँ पर ये दोनों जी भर कर बातें करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।